नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 7 तारीख यानी मंगलवार का दिन एनएस डीएलएड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2 सुनवाइयाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी और एक सुनवाई माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में लगी हुई थी। तो साथियों, कल मंगलवार था और मंगलवार में सब मंगल हुआ। दिन बहुत खास रहा। क्या कुछ उत्तराखंड हाई कोर्ट में हुआ, उस पर इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट तो कर रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उन सभी से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी 2 सुनवाइयां लगी हुई थी। एक आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो उत्तर प्रदेश से केस है, और दूसरा केस था कौशिक दास वाला वेस्ट बंगाल से। वो दोनों केसों की हियरिंग जो कल लगी हुई थी, लेकिन 4 बजे तक कोई भी हियरिंग उसमें देखने को नहीं मिली। और उत्तराखंड हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में कल हियरिंग हुई और बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी हियरिंग हुई है। और उसमें हाई कोर्ट ने जो है शिक्षा विभाग को सख्त रवैये के साथ निर्देशित किया है कि आप 24 घंटे के अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है 10 दिसंबर 2024 का, उसको लागू कीजिए और एनएस डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है आप इस ऑनगोइंग भर्ती में कंसिडर कीजिए। 24 घंटे के अंदर की बात कही है, यानी कि आज शाम तक की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 9 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख इसमें फिर डेट लगी हुई है सुनवाई की, 9 तारीख को आप पर जो है जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन पर जो सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जाएगी। ये निर्देश जो माननीय हाई कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट तौर पे दिया है। तो ये एनआईएस को लेकर के पहला मामला है जिसमें, यानी 10 दिसंबर के बाद पहला मामला है जिसमें हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए 10 दिसंबर 2024 के निर्णय को अनुपालन के लिए निर्णय दिया है। हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार खुद से आगे आकर के एनएस डीएलएड को ऑनगोइंग भर्ती में शामिल कर चुकी है। तो ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी जीत है एनएस डीएलएड के लिए। और जो ये न्यूज़ है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो आदेश है, ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगा और दूसरे जो स्टेट्स में मामले लंबित हैं या कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी हेल्प करेगा और एनएस डीएलएड के को फेवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं कि बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो मामला है वो पूरी तरह क्लियर हो चुका है। उसमें अब कोई संदेह की बात नहीं है। उसमें जो है जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जिन लोगों के रिजल्ट रोके गए थे टीआरई 2 में या 1 में, उन लोगों को अब वहाँ पे नियुक्तियाँ उनके मिलने का क्लियर रास्ता हो चुका है। ये बात जो वहाँ के शिक्षा जो अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया है। और उसमें जो है रजनीश करके जो वहाँ पे सर हैं, उनकी टीम के द्वारा जो अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, उन अधिकारियों ने जो है उनको बता दिया है कि अब इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 में कोई दिक्कत नहीं। बात करें टीआरई 3 की, तो उसमें अभी उसमें थोड़ा सा अभी जो है फोकस करने का ज़रूरत है। उसमें अभी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके वो उसमें भी हो जाएगा। तो
तीसरी बात जो है, अब नीचे से कल मेरी जो वीडियो थी उसमें आप साथियों ने, कई साथियों ने कमेंट किया था कि सर जो 2020-21 वाली भर्ती है उसको रीओपन कराया जाए। तो मैं तो पहले से ही इसके पक्ष में हूं कि जो 20-21 की भर्ती है उसको रीओपन कराना चाहिए, क्योंकि उस भर्ती में लगभग 1300 लोगों ने, 1000, 1200, 1300 लोगों ने कुछ मिला के, मुझे ठीक से एक्चुअल डाटा तो नहीं है, लेकिन लगभग 1300 लोग अभ्यर्थी हैं एनआईएस डीएलएड वाले जिन्होंने उसमें आवेदन किया हुआ है। तो उस भर्ती के रीओपन होने से ज़्यादा लोगों को इसमें जो है मौका मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो उस भर्ती को लेकर ही सारा जो बखेड़ा शुरू हुआ था एनआईएस डीएलएड को लेकर के, वो उसी भर्ती को लेकर के हुआ था। अगर आने वाली भर्तियों की बात थी तो उत्तराखंड गवर्नमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं रही थी। वो तो कह रही थी ठीक है आगे आने वाली भर्तियों में आपको ले लिया जाएगा, तो ये वाली बात थी। लेकिन अगर हम उस भर्ती की बात करें तो उस भर्ती में जो बीएड वाले सेलेक्ट हुए हैं, जो बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उस भर्ती में, जिसे हम कह रहे हैं 70% भर्ती कंप्लीट हुई थी, तो उसमें जो बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो, उनकी जो ज्वाइनिंग है, उनकी जो नियुक्ति है वो नितांत अस्थायी है। और वो जो है माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की जो जो नंदन सिंह बोहरा वाली याचिका 350/2022 थी, उसमें जो है 350 वाली जो याचिका है उसमें, और बिन मायामल वाली जो याचिका है, उन दोनों याचिकाओं में वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, उनके निर्णय के अधीन थी। तो एक तो बिंदु ये हुआ। दूसरा बिंदु ये है कि बीएड जो है आपका 11 अगस्त 2023 के निर्णय के आधार पे इलीगल है, उसकी जो नियुक्ति है वो इलीगल है। साथ ही साथ 8 अप्रैल 2023 के आधार पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ की भर्ती भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, तो सब्जेक्ट टू आउटकम होने की वजह से बात की जाए तो ये जो नियुक्तियां हैं वो अस्थायी हैं और इलीगल हैं। तो अगर इस पे फोकस किया जाए, इनकी नियुक्ति को भी चैलेंज किया जाए, और साथ ही जो है उस भर्ती को रीओपन कराने के लिए बात की जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर होगा। और जो एनआईएस डीएलएड के जो साथी हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इसमें जो है रोज़गार मिलेगा। जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों का इंतज़ार का जो फल मिलेगा वो सुखद मिलेगा। तो मैं तो बिल्कुल शुरू से ही पक्ष में हूं। जब से 10 दिसंबर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आया है, तब से मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो 2020-21 की भर्ती है उस पर फोकस करें। और जो ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें कई लोगों ने इसमें जो है कहा है कि रीओपन किया जाए 2020-21 की भर्ती को। तो मैं उन सभी साथियों से कहता हूं कि एक ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना करके, और या तो हम ग्रुप बना करके विश्वनाथ सर से मिला जाए, यानी कि जो भी उस भर्ती को रीओपन कराना चाहते हैं, ऐसे 20, 30, 50 लोग जो भी हों, वो एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना करके जो है विश्वनाथ सर से मिला जाए, और विश्वनाथ सर से मिलने के बाद रणनीति बनाई जाए। अगर वो इसमें पॉजिटिव रुख रखते हैं और वो इसमें कहते हैं कि ठीक है भाई, मार्गदर्शन देते हैं सारी चीज़ें, तो वेल इज़ वेल। अगर किसी वजह से अगर वो नहीं इसमें मान लीजिए मार्गदर्शन देना चाहें, मान लीजिए साथ ना देना चाहें, तो फिर ये 50-60 लोग या 70 लोगों का जो ग्रुप बने, जो भी हो, वो अपने स्तर से फिर आगे लड़ाई के लिए तैयार हो और आगे लड़ाई लड़ी जाए। तो ये मेरा आपसे कहना है कि जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि रीओपन होनी चाहिए 20-21 की भर्ती, वो लोग आगे आएँ, एक ग्रुप बनाएं, और जिसमें मैं भी हूँ। और मैं तो कह चुका हूँ कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ भर्ती को रीओपन कराने के लिए, और आप लोगों के साथ पूरी तरह से लगने के लिए इसमें। तो साथियों, ये कुछ बातें थीं एनआईएस को लेकर के। बड़ी जीत हुई है उत्तराखंड में, ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। अब देखते हैं आज शाम तक 5-6 बजे तक या देर रात तक उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है इसमें।
वो केवल पिटिशनर्स को इसमें स्थान देगी या फिर सभी NSDLED वालों के लिए नोटिस इशू करेगी आवेदन के लिए या काउंसलिंग के लिए। वो या तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का निर्णय जो ऑर्डर है वो आ जाए, कल रात तक तो आया नहीं था। हालांकि अब मैंने चेक नहीं किया है अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, तो या तो वो क्लियर करेगा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट जो स्टेप लेगी उससे चीज़ें क्लियर होंगी कि वहाँ पर, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में प्रश्न है कि क्या पिटिशनर्स को ही मौका मिलेगा, कंसिडर किया जाएगा उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या उसमें ऑर्डर में आता है या उत्तराखंड जो स्टेप लेती है, सरकार स्टेप लेती है, शिक्षा विभाग जो स्टेप लेता है, जो नोटिस इशू करेगा, उसमें क्या कुछ उसी से क्लियर हो पाएगा कि उसमें पिटिशनर्स को कंसीडर किया जाएगा या ऑल NIS अभ्यर्थियों को जो है इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो साथियों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके बीच साझा की। उम्मीद करता हूं चीज़ें, स्थिति जो है क्लियर हुई होंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ आपके साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।